हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम हमारा चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इकरा फिजिक्स, आपको वो दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ही आगे बढ़ाएंगे। एक स्पेशल केस देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक हम जो मोशन पढ़ रहे थे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। अब जो हम मोशन पढ़ेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा। इसका मतलब कोई भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर ऊपर से नीचे आएगी, इस तरीके का मोशन हो रहा होगा। अब इस तरीके के मोशन में फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मूव कराना है तो मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। ये बात हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में जानते हैं। एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स लगता है। चलिए, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो क्या वो नीचे ही आएगा? बिल्कुल आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर ने हमको, हमारी अर्थ को ऑलरेडी एक फोर्स के साथ भेजा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे क्यों आता है? ये ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता? वो ऐसा इसीलिए होता है कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाएगी जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड हो जाएगी 0, और जब 0 हो जाएगी तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो ये इसको नीचे खींच के लिए आएगा। बात समझ है? तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास नेचर ने ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन दे रखा है जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब भी ग्रेविटी की बात आती है हम एक टर्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं जिसका नाम है फ्री फॉल। फ्री फॉल बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो कहलाता है फ्री फॉल। बच्चों को एक कंफ्यूजन ये रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इसको तो हमने फ्री फॉल कह दिया, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं, क्या ये इसके अपवर्ड मोशन के दौरान भी फ्री फॉल कहलाएगा? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल फ्री फॉल कहलाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इकलौता फोर्स अगर लग रहा है और वो इकलौता फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो फ्री फॉल कहलाएगा। या फिर आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ऐसा ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कहलाएगा फ्री फॉल। बात समझ आई? तो इसको कैसे डिफाइन किया गया? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट when the object is under the influence of acceleration due to ग्रेविटी। तो इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो कहलाएगा फ्री फॉल। अब मैंने आपको 2-3 बार एक टर्म यूज कर लिया विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी से।
और नियर द अर्थ सरफेस इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है और वो कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन जनरल हम जनरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नियर द अर्थ सरफेस ये कांस्टेंट क्यों होती है, क्या कभी वेरिएबल भी होती है, इन सब बातों का जवाब आपको मिलेगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। लेकिन जब तक हम ग्रेविटेशन चैप्टर में नहीं पहुंच जाते तब तक के लिए आपको एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करनी है विच इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप 10 भी यूज कर सकते हो। आपको अक्सर सवालों में गिवन में होता है कि आपको क्या यूज करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस मोशन अंडर ग्रेविटी के, जिससे हमको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके का मोशन हो रहा होगा, किस तरीके से किस मोशन में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं पहला केस। पहला केस क्या है, अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, मतलब कि कोई एक बॉल है, फॉर एग्जांपल इस बॉल को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया, तो जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो हमको हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं कि अगर ये इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, इनिशियल पोजीशन से अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी पैरामीटर लेता हूं तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी पैरामीटर लेता हूं तो ये पैरामीटर मेरा नेगेटिव आएगा। I hope this thing is clear to you. For example, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस बॉल की बात करूं जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो क्या हो रहा होगा कि इनिशियल पोजीशन से मैंने इसको इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी। अब वेलोसिटी दी होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान रखना कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अर्थ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो अपनी तरफ खींचेगी तो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉडी चाहे ऊपर जा रही हो चाहे ऊपर से नीचे आ रही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। अब इनिशियल पोजीशन से बॉडी ऊपर गई तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ h। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे क्या है कि वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा कि स्पीड डिक्रीज होगी। तो क्या होगा कि यहां से लेके जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड जो होगी वो 0 हो जाएगी। इतनी बात समझ है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगी और अगेन एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्या होगा कि बॉल नीचे आएगी और फिर यहां पे आ जाएगी, तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा जो हम आम दिनों में देखते भी हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, इस मोशन के लिए यहां से लेके यहां तक। चलिए सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये थी। अब इसके लिए जब मैं लिखने जाऊंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इज v, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कहां से है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो u मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम तो मेरा पॉजिटिव ही है, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मेरे पास यहां पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितना है h, और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखूंगा, तो h पॉजिटिव आ गया। u मेरे पास पॉजिटिव है तो u इंटू t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g लूंगा,
क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं देखूं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल तो पॉजिटिव है ही, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस कितना है? प्लस एच। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। ये आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा तो ये इक्वेशन अपने आप आपके बन जाएगी। चलो तो बेसिक सा फंडा जो हमने यूज किया वो यूज किया कि डिस्प्लेसमेंट हमने लिया प्लस एच, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू और जो एक्सेलरेशन था वो माइनस जी लिया। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कन्वर्ट हो गई अपवर्ड मोशन के लिए। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। चलिए अब एक बात जो गौर करने की है वो ये है कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो यहां से लेके यहां तक के मोशन के लिए है, और अब अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक का मोशन करूंगा तो मेरा सेकंड मोशन के लिए इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो h की जगह क्या आएगा? माइनस एच आएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां से लेके यहां तक अपवर्ड डायरेक्शन में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इस तरीके से लगेगी, और जब मोशन डाउनवर्ड्स होगा तो मेरे लिए इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट केस इसका क्या है कि बॉडी प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी घर की बालकनी में खड़े हो और घर की बालकनी से आपने कोई बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकी, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से फेंकी कि उसको छोड़ा नहीं, और छोड़ा नहीं तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये लेट्स से इसकी हाइट h है तो h हाइट ये हो गई। तो यहां पे बॉल कोई ना कोई वेलोसिटी से गिरेगी। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो अगर मैं इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जाऊं तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी विच इज v, आप चाहो तो इसको माइनस v भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल्स टू, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पूछी है तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। तो v इज इक्वल्स टू u नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस u प्लस at, a क्या है? माइनस g इंटू टी, तो ये क्या आ गया? माइनस कॉमन ले लो, माइनस u प्लस जी टी। देखा ये सारी चीजें, और यहां पे एक नेगेटिव आ गया तो v अपने आप नेगेटिव आ गया। तो जो चीज हमको फाइंड करनी है उस पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी। इससे मुझे ये बात पता पड़ती है कि फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और कॉमन सेंस से भी मैं ये बात बोल सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल पोजीशन ये हो गई बॉल की, अब इनिशियल पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए तो s क्या यहां पे माइनस h के बराबर होगा। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इनिशियल पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, तो माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस ut। माइनस ut क्यों लिखा? क्योंकि u डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? माइनस ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। और यहां पे आ जाएगा माइनस h। और जो थर्ड केस होगा, थर्ड केस क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 2gh। तो बेसिक सा फंडा डाउनवर्ड मोशन में जो आपको लगाना है वो ये होगा कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस h के बराबर होगा,
एक्सेलरेशन तो मेरे पास नेगेटिव ही रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये मुझे याद रखने की जरूरत है। इसको याद ना भी रखो तो चल जाएगा, इसको हम सवालों में यूज करेंगे। बात समझ आई? तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। चलो अब हम कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करने जा रहे हैं जो आप अगर याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो तो इक्वेशन ऑफ मोशन से सारी चीजें सॉल्व हो ही जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन आपका रामबाण है और रामबाण है और जो साइन कन्वेंशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेसिक्स ऑफ फंडा जब बॉडी किसी के साथ मूव कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बलून के अंदर हूं और बलून अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और मेरे हाथ में एक बॉल है, तो अगर मैं उस बॉल को छोड़ता हूं तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वही उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी। बात समझ आई? बेसिक्स ऑफ फंडा जो हम यूज करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट को हेल्ड कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी अगर मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी उसके बराबर होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट will be equal to velocity of object carrying it. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ट्रेन में जा रहा हूं और ट्रेन हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव कर रही है, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी अगर मैंने ट्रेन से कोई बॉल फेंकी है तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी उस ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगी। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, चाहे मैं नीचे आ रहा हूं या ऊपर जा रहा हूं, और अगर मैंने कोई बॉल को ड्रॉप किया है, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वही उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर मैं डाउनवर्ड आ रहा हूं तो भी जो मेरी वेलोसिटी होगी वही उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सवालों में बहुत ज्यादा काम आता है। चलिए अब हम कुछ फॉर्मुलेज डिराइव करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे कि मैंने किसी बॉल को यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई मतलब ये बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती, तो यहां पे जो हाइट आएगी ये मेरे पास आएगी मैक्सिमम हाइट, और इसी को निकालने का एक फॉर्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूं। आपको सवाल में गिवन में है कि इनिशियल वेलोसिटी u है और मैक्सिमम हाइट मुझे निकालनी है h। चलिए देखते हैं क्या मैक्सिमम हाइट आती है। आप इसको डिराइव कीजिए, सोचिए किस तरीके से होगा। जब तक मैं पानी पी ले रहा हूं। चलिए सबसे पहले अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी प्लस u। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कोई मुझे बता सकता है क्या? कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 और मेरे पास एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g और मुझे निकालनी है h। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। चलिए फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई u स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन कितना है माइनस g
और मैक्सिमम हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव गया, मैक्सिमम हाइट जो निकल के आई वो निकल के आई यू स्क्वायर बाय 2g। ये हमारी है मैक्सिमम हाइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब कई बार सवालों में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई पहाड़ है, यहां से मैंने इनिशियल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? और अगर आपको लेट्स से ये हाइट दे रखी है 20 मीटर पहाड़ की हाइट, तो यहां से जो हाइट आएगी वो आएगी यू स्क्वायर बाय 2g। कोई आपसे पूछ ले ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो यू स्क्वायर बाय 2g प्लस 20 मीटर, है ना। तो जो इनिशियल पॉइंट है वहां से मैक्सिमम हाइट जो निकल के आती है वो निकल के आती है यू स्क्वायर बाय 2g, या फिर आप इसको यहां पे लिख भी सकते हो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, और केस हमारे पास वही है कि यहां से लेके पार्टिकल ऊपर जा रहा है और इसके लिए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूं। अब जब मैं किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूं तो मेरे पास दो टाइम आते हैं। कौन कौन से टाइम? एक तो होता है यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम। और जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आने वाले का जो टाइम होता है, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालने के ट्राई करते हैं और टाइम ऑफ डिसेंट निकालने का ट्राई करते हैं। फिर हम बात कर लेंगे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाके नीचे आने का टोटल टाइम कितना हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बॉल डाउनवर्ड से अपवर्ड गई, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u है। तो टाइम ऑफ एसेंट को मैं टी ए से डिनोट कर रहा हूं और टाइम ऑफ डिसेंट को मैं टी डी से डिनोट कर रहा हूं। टाइम ऑफ एसेंट निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी तो मेरे पास क्या हो गई? 0। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो और मुझे टाइम निकालना है, तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू कितनी आई? 0। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव विच इज 0 प्लस u। 0 क्यों होगी भैया? u और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस g। हमेशा ध्यान रखना टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। चलिए ये u इधर जाएगा तो माइनस u, इट इज इक्वल्स टू माइनस gt। इससे ये गया तो टाइम ऑफ एसेंट टी ए में लिख देता हूं, तो टाइम ऑफ एसेंट जो निकल के आया वो निकल के आया u बाय g। चलिए अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब पार्टिकल अपवर्ड मोशन से डाउनवर्ड मोशन किया, और अपवर्ड मोशन से डाउनवर्ड मोशन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट अब मेरा ये है और फाइनल पॉइंट अब मेरा ये है। अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। अब वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या मैं इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी को 0 बोल सकता हूं? यस और नो? अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और क्या ये मैक्सिमम हाइट h मुझे पता है क्या? अभी निकाली थी u स्क्वायर बाय 2g। ये है u स्क्वायर बाय 2g।
और मुझे निकालना है कि टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा। तो क्या मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा, u स्क्वायर बाय 2g, तो ये हो जाएगा माइनस u स्क्वायर बाय 2g। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2, यहां पे 80 स्क्वायर आएगा, a, और a क्या है, माइनस g इंटू टी स्क्वायर। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर आपने यहां पे तो u जीरो कर दिया, यहां पे u जीरो क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा ये u वो है जिस वेलोसिटी से मैंने इसको यहां से फेंका था, और ये u हमने इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको अज्यूम किया है। दोनों u अलग अलग है, इसको चाहो तो आप u1 लिख सकते हो, u1t, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसको हमने u1 लिखा तो u1 की वैल्यू जीरो है, u तो क्या है, वो वेलोसिटी जिससे हमने इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, और u1 क्या है, इस मोशन के लिए, ऊपर से लेके नीचे तक मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी। चलिए सबसे पहली बात मुझे निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये हो जाएगा टीडी। तो ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव गया, ये 2 से ये 2 गया, तो u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, टीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। तो टीडी की वैल्यू कितनी आ गई, अगेन u बाय जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी मेरे पास आ गया u बाय जी। अरे ये तो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर आ गया। जी हाँ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं तो जितना टाइम इसको यहां से मैक्सिमम हाइट जाने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में लगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना टाइम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में लगेगा। और ये किसके लिए है, ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक के लिए, या फिर इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मुझसे टाइम ऑफ डिसेंट भी नहीं पूछा, टाइम ऑफ एसेंट भी नहीं पूछा, मुझसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ग्राउंड से ऊपर गया और वापस आया। तो अगर कोई मुझसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t पूछ ले, तो क्या मैं इसको टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट लिख दूंगा, और टाइम ऑफ एसेंट है u बाय जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट भी है u बाय जी। तो ये क्या, ये u स्क्वायर 2u, आई एम सॉरी, क्या ये 2u बाय जी हो जाएगा क्या? दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको सवाल करना सिखा रहा हूं, एक ही सवाल को आप कितने तरीकों से सोच सकते हैं। आपने इसको इस तरीके से निकाला कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम। इसी चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते थे। कैसे? ये मेरा ग्राउंड है, यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फाइनली यहां पे आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 0। बात समझे? अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेगा? s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये तो ut ही रहेगी, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो। ये नेगेटिव इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ut। तो एक t से एक t गया तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 2u बाय जी।
क्या ये और ये सेम ही आया? तो आप सवाल को इस तरीके से भी सोच सकते थे। ये कराने का मकसद ये था आपको सिमेट्री बताना कि ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम और टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने का टाइम सेम ही होगा, विच इज u by g and u by g and total time will be 2u by g। चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो, दोनों ही केसेस में हमारा टाइम आएगा 2u by g। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। तो हमारे पास ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होता है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसके लिए दो फॉर्मूले निकल के आए। वो दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास वो निकल के आया मैक्सिमम हाइट का, वो होता है u स्क्वायर बाई 2g और टाइम ऑफ फ्लाइट का विच इज 2u बाई g। और एक और इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी वो ये थी कि टाइम ऑफ ascent is equals to time of descent and it is equals to u by g। अच्छा, एक बात जो मैं आपको हल्की सी बताना भूल गया था कि ये जो भी मोशन हम बात कर रहे हैं इन सारे मोशन में हम जो हमारा एयर रेजिस्टेंस होता है उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, है ना, उसको लेके नहीं चलते, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इसीलिए ये सारे फॉर्मूले तब वैलिड है जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया हो। आपको सवाल में कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रखा है। एयर रेजिस्टेंस को जब कंसीडर करना होगा तब वो आपको सवाल में लिख के देगा कि एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आपको ये समझना है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। और ये सारे फॉर्मूले, ये सारी थ्योरीज सब कुछ वैलिड है व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलेस डिराइव करते हैं। अब हमारे पास मोशन है अपवर्ड से डाउनवर्ड। बेसिकली एक कुछ हाइट से मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा और उन केसेस में मैं कुछ फॉर्मूलेस डिराइव कर रहा हूं। चलिए, पहला फॉर्मूला जो मैं निकालने जा रहा हूं वो है टाइम ऑफ फ्लाइट का। अच्छा, अब इस केस में क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं फेंक रहा हूं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूं। जैसे दो केसेस बन सकते हैं इसमें भी कि मैं इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद सम इनिशियल वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट को जस्ट मैं छोड़ूं। और जब मैं ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ूंगा तो क्या यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? और इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उस केस में मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का ट्राई कर रहा हूं या फिर फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई कर रहा हूं। अच्छा, सिर्फ ये फॉर्मूला ही क्यों? बिकॉज ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में यूज हुआ जाता है। क्या हम उसमें नहीं निकाल सकते? क्या उसमें भी निकाल सकते हैं। साइन कन्वेंशन हमको सब आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बात समझ है? चलो, तो मैंने इस बॉल को जस्ट ड्रॉप किया और ये ग्राउंड पे आ गई और आपको इस बार हाइट गिवन में है कि मैंने एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया, तो मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? चलिए देखते हैं मेरे पास क्या क्या गिवन में है। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन में है h। अच्छा, कोई बताएगा कि h पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? अच्छा, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो h मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास नेगेटिव आएगा, माइनस h। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? माइनस g। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और मुझसे पूछा है टाइम, तो ये तीन चीजें आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s, it is minus h, it is equals to initial velocity is 0 plus 1/2 माइनस g इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस गया तो टाइम की जो वैल्यू निकल के आई, ये 2 इधर आएगा, ये g नीचे आएगा, 2h बाई जी इट इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर। तो t की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई रूट 2h बाई जी। रूट 2h बाई जी मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करता हूं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है रूट 2h बाई जी।
अगर आप गौर से देखोगे तो इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा, और ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा, और जब आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करोगे तो चाहे आप एक हथौड़े को फेंको नीचे, चाहे एक पेपर को फेंको नीचे, दोनों ही सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेंगे। आई बात समझ में? ये कब होगा? जब आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलोगे। बात समझ आई? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो है स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब कि मैंने इसको यहां से ड्रॉप किया, तो जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी। लेट्स से इसकी स्पीड है v, तो उसकी स्पीड क्या होगी अगर मैंने इसको h हाइट से ड्रॉप किया? चलिए अगेन गिवन वैल्यू लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट -h, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू -g। और कुछ गिवन में है क्या? और कुछ नहीं गिवन में है। मुझे निकालना क्या है? v निकालना है। अगेन ये इक्वेशन, ये सारी जो गिवन वैल्यूज है आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस u कितना है? 0, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस g इंटू माइनस h। ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट 2gh। v की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट 2gh। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चल, तो वेलोसिटी कितनी होगी? रूट 2gh। ये सारे जो डेरिवेशंस थे ये कहीं ना कहीं आपके काम आते हैं, इसलिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो सवालों को सॉल्व करते करते ये फॉर्मूले आपको याद ही हो जाते हैं। और अगर याद नहीं भी हो तो हमने किया क्या है? सिर्फ साइन कन्वेंशन देखा है, साइन कन्वेंशन के साथ हमने सारी वैल्यूज इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट की है। जितने भी डेरिवेशन हमने किए हैं सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन में पुट करनी है। ये आपका रामबाण है। बात समझ है? चल आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। कि जो भी मोशन हो रहा है, इन सारे मोशंस में जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, जो भी वेलोसिटी आ रही है या फिर मैक्सिमम हाइट आ रही है, ये सारे पैरामीटर्स जो आ रहे हैं इन सब में किसी भी एक्सप्रेशन में मास नहीं आ रहा। तो चाहे आप एक बॉल को फेंको या फिर एक हथौड़े को फेंको, चाहे आप एक पेपर को फेंको, सबके लिए ये सारे पैरामीटर्स सेम ही रहेंगे अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, जो कि मैं मेजरली केसेस 99.99 केसेस में लेके चल रहा हूं। ओके, सो the motion is independent of the mass of the body. This is our first important point. Second important point क्या है? In case of motion under gravity, time taken to go up. Basically motion under gravity में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा हूं तो जो ऊपर जाने का टाइम होगा वही नीचे आने का टाइम होगा। अभी हमने देखा था टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी? u/g। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, द स्पीड विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू स्पीड विद विच इट कम्स बैक। क्या फंडा बोला है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं u वेलोसिटी से, तो ये घूम के वापस आएगा, तो यहां पे कुछ ना कुछ v वेलोसिटी होगी, और ये जो v वेलोसिटी होगी इसका मैग्नीट्यूड u के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर वाले डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, तो जब ये वापस आएगा तो इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको डिराइव भी कर सकते हो। कैसे? मुझे निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस g इंटू s। कितना है? 0। क्यों? क्योंकि पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस u के बराबर। बात समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन का फेरबदल होगा। ओके, सो
इसकी स्पीड, यहाँ पे स्पीड, इनिशियल स्पीड विल बी इक्वल्स टू फाइनल स्पीड इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, ये बात तो है ही सही, लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा हूं और ऑब्जेक्ट वापस मूव होके आ रहा है, तो हर पॉइंट पे स्पीड सेम रहेगी। कि यहाँ पे तो है ही सही, तो ऊपर जाते हुए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड है। ऊपर जाते हुए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड आते हुए 2 मीटर पर सेकंड है। याद रखना स्पीड सेम रहेगी। कोई पूछ ले वेलोसिटी सेम रहेगी क्या? ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन अलग है, नीचे वाला डायरेक्शन अलग है, और डायरेक्शन अलग हो गया इसका मतलब वेक्टर चेंज हो गया, और वेक्टर चेंज हो गया तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो हर पॉइंट पे ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए इसकी स्पीड सेम रहेगी। अब ये जो सिमेट्री है ना, ये बहुत काम आती है। कई बार आप सवालों को देख के ही सॉल्व कर देते हो। चलिए देखते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि कंसिडर टू केसेस। इन केस ए, अ बॉल दैट हैज बीन थ्रोन straight upward from the edge of a cliff, the initial speed of the ball is 20 meter per second. फिर क्या बोला है? It goes up and then falls back down, eventually hitting the ground. और in case B, the ball has been thrown straight downwards at the same initial speed. In the absence of air resistance, would the ball in case B strike the ground with a smaller speed than in case A, same speed or greater speed than the ball in case A? क्या बोला है? बेसिक सा फंडा, एक कोई पहाड़ है, इस पहाड़ से आपने एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी मैक्सिमम हाइट पे गई और मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक कर दी। ये मेरा पहला केस था। सेकंड केस में मैंने क्या किया, इस बॉल को सेम इनिशियल वेलोसिटी से ग्राउंड पे फेंका, मतलब इस तरीके से नीचे की तरफ ग्राउंड पे फेंका और ये ग्राउंड पे आई इस तरीके से। आई बात समझ में? और मुझसे सवाल में पूछा है, सवाल में क्या पूछा है कि दोनों केसेस में किस केस के लिए स्पीड जब वो ग्राउंड पे टकराएगी, मतलब ये ऊपर जाके वापस नीचे आई तो यहां पे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी v, और इस केस में जब ये ग्राउंड पे टकराएगी तो इसकी स्पीड होगी v। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, a की या b की? ये हमारा a वाला केस है और ये हमारा b वाला केस है। दोनों केसेस में किस केस में हमारी फाइनल स्पीड ज्यादा होगी? तो इस सवाल को आप देख के ही बना सकते हो। ऐसे कैसे कि फॉर एग्जांपल बॉल की इनिशियल पोजीशन ये थी, ये ऊपर गई, ऊपर जाके जब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड थी, ऊपर जाके जब ये वापस आएगी तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, और 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो क्या ये वाला केस और ये वाला केस सेम ही हो गया कि इसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम, और डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम ही है। ऊपर जाके चाहे नीचे आए या यहां से लेके यहां तक आए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा? और डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम, तो क्या फाइनल स्पीड भी मेरे पास सेम आएगी? तो आप इस सवाल को देख के ही बना सकते थे। कोई आपसे पूछ लेता कि टाइम सेम आएगा कि नहीं आएगा? टाइम तो अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जाके फिर नीचे आया है और ये डायरेक्टली नीचे आया है। तो स्पीड दोनों केसेस में सेम रहेगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग रहेगा। अच्छा, इसी में कोई आपसे ये बोल देता कि आपने वेलोसिटी ऐसे दी, तो क्या इस केस में भी जब वो यू टकराएगा तो उसकी स्पीड सेम रहेगी? जी हाँ, उसकी स्पीड उस केस में भी सेम रहेगी। आई बात समझ में? ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे। ओके, तो उस केस में भी चाहे आप इसको ऐसे फेंको या ऐसे फेंको, चाहे ऊपर जाके नीचे आए, सारे केसेस में जब वो ग्राउंड पे टकराएगा तो उसकी स्पीड सेम ही रहेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट केस और पढ़ते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा एयर रेजिस्टेंस था उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे।
अब हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही केस आता है, वो आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। कि टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या चेंजेस आएंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा हो, बेसिकली टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड। बेसिक सा फंडा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर फेंका। अब ऊपर फेंका तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा था, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आ रहा था। ठीक है, तो अभी भी क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये नीचे आएगा। बात समझ आई? इसके अपवर्ड मोशन के टाइम को मैं टाइम ऑफ एसेंट बोल रहा हूं और डाउनवर्ड मोशन के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोल रहा हूं। अच्छा, अब एक बात गौर से सुनो कि जब ये अपवर्ड मोशन कर रहा था तो एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा ध्यान रखना कि एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करता है तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। जब पार्टिकल नीचे आ रहा था तो नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी ही लगेगा। अब क्या होगा कि पार्टिकल का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एयर रेजिस्टेंस इसको अपोज करेगा तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने जो फॉर्मूला निकाला टाइम ऑफ एसेंट का वो निकल के आया U बाय G। अब यहां पे G नहीं है, यहां पे क्या है, G इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इफेक्टिव यहां पे हम लिख देंगे U बाय G इफेक्टिव। G जो स्मॉल g है लेट्स से वो बड़ा है, तो जब वो ऊपर जा रहा था तो G भी नीचे और A भी नीचे, तो ये क्या हो जाएगा U बाय G प्लस A, ये आ जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट अगर मैं देखूं तो U बाय G इफेक्टिव। लेट्स से G बड़ा है तो G नीचे और A ऊपर, तो G माइनस A, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हमने सीखा था, इधर 10 और इधर 5, तो नेट इधर 5 आएगा, तो G नीचे A ऊपर, तो नेट नीचे आएगा और वैल्यू कितनी आएगी, G माइनस A। टाइम ऑफ डिसेंट आया U बाय G माइनस A और टाइम ऑफ एसेंट आया U बाय G प्लस A। अगर आप गौर से देखोगे तो ये वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, क्योंकि ये G में कुछ ऐड हो रहा है और यहाँ पे G में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये वैल्यू बड़ी है तो क्या ये वैल्यू कम होगी, इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट विल बी लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। बात समझ है कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे G के अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेट्स से G की वैल्यू 10, तो 10 में से ये रेजिस्टेंस लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 इज 8, और यहां पे G में कुछ ऐड हो रहा है तो 10 प्लस 2 इज 12। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो कम होती है, तो ये बढ़ा तो ये कम हुआ, तो टाइम ऑफ एसेंट छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट। So time of descent is greater than time of ascent when we considered constant air resistance. I hope this thing is clear to you. और ये important है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये बेसिक थ्योरी थी मोशन अंडर ग्रेविटी की। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, so that's it from my side for today. Thank you so much everyone.